तो आप लोग कहाँ-कहाँ से हैं? क्विक इंट्रो करते हैं ना, दूसरे से हम लोग थोड़ा जानते हैं। अ, बताइए आप लोग कोई भी माइक ऑन करके अपना, आप कहाँ से हैं और हमें कॉलेज से कौन सा है आपका? तो हम लोग बाकी की चीज़ें स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज एंड आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगी हम बहुत सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं ऑडिबल हूँ सही से? मेरी वॉइस सही से आ रही है क्या आप लोगों की? अब आ रही है। कोई नहीं, थोड़ा शर्माते हैं सब अपना इंट्रो देने में, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तेज प्रताप। ओके। ओके, जो भी अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है अब सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस तो कवर हो ही चुका होगा आई गेस, और मोस्टली मतलब ये टाइम तो ऐसा है कि रिवीजन कर रहे होंगे लोग, तो मतलब अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिलेबस ना कवर हुआ हो? अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है मेरा, बट होपफुली होली से पहले हो जाएगा। ओके। ओके, मैम मेरा फिजिकल ज्योग्राफी बाकी है अब। फिजिकल ज्योग्राफी बाकी है पूरा? यस मैम। ओके, ठीक है, तो आज इसी के लिए। मैम लास्ट टाइम जब 13 फेब को मीटिंग हुई थी, हम्म। तब मैंने पूछा था ना वो, हम्म। मेरा फिजिकल और ह्यूमन दोनों बाकी था, तो हम्म। ह्यूमन मैंने कवर किया है और हम्म। फिजिकल बाकी है और अच्छा। इंडियन बाकी है। अच्छा, तो आज तो मैं वैसे यही इसी बेसिकली आज का जो यही है मेरा मेन मोटिव, कि मैं ये बता दूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ भी कवर ही नहीं किया होगा, कुछ कुछ सिलेबस पूरा बाकी है बहुत सारी चीज़ों का, तो उसमें कि एटलीस्ट ये चीज़ें स्किप ना करो, पूरा ना पढ़ो, बट ये जो मेन में है ना, स्पेसिफिक टॉपिक के नाम लिखें कि ये चीज़ याद, जो ये टॉपिक है इसमें ये चीज़ ज़रूर कर लेना। तो आज थोड़ा वही बताऊंगी, थोड़ा बहुत लिख रखा है, थोड़ा बहुत बाकी भी है, तो जो बता सकती हूँ वो अभी बता दूंगी, बाकी फिर बाद में हम तो वर्ड फाइल शेयर कर ही देते हैं। दीदी जो मैंने बताया ना, मेरा थोड़ा सा रहता है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो उसमें मेरा मेनली जो मैं थोड़ा सा वो पूरा इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहा था। बाकी तो प्रैक्टिकल, फिजिकल और ह्यूमन खत्म हो चुका है। तो तो अब मैं उसी का इंडियन एक का मेन मेन बता एक देता हूँ। भी बार अभी रीड नहीं किया इंडियन ज्योग्राफी? नहीं, इंडियन ज्योग्राफी ना मैंने टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी अलग अलग चैनल्स की, उसके क्विजेस देख देख के थोड़ा बहुत तो मेरे को आइडिया है। प्लस हम्म। अपने बैचलर्स में भी पढ़ा ही था मैंने। तो कोई बट इन दिक्कत नहीं, डिटेल मैंने इंडियन ज्योग्राफी एक बार भी नहीं रीड किया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ें कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर एक बार समझ लो आपने रीडिंग रिवीजन कर रखा है, मेरा भी उसे याद करना है, तो मैं वही पूरा आज बता दूंगी, डोंट वरी। आज पूरा भेज दूंगी उसका मैं कि क्या क्या करना है। मैम मैम मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम पार्ट सी में है, और ज्योग्राफिकल। बाकी मेरा पार्ट भी ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत पार्ट सी में होता है, उसमें भी हम कुछ टर्म समझते हैं लेकिन कभी पढ़े नहीं हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें होता है। हाँ, ये और हम चाह रहे ज्योग्राफिकल हैं ये जो टेक्निक्स 15 दिन बहुत है। बचा है उसमें कुछ हम्म। अच्छा कर जाए। हम्म। अच्छा मैं पहले तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है क्या हम में से? हाँ, बाद में प्रॉब्लम आती मैं रहे। कर रही हूँ। आई होप कि सब ओके, कुछ क्लियर हो रहा हो रिकॉर्ड। फिर ठीक है क्योंकि लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है हाँ, ना। क्योंकि तो मतलब कंटिन्यू। ऑन तो सब कुछ कर रखा है मैंने, ऑडियो डिस्प्ले सब कुछ, आई होप कि रिकॉर्ड हो रहा हो। कोई कौसर और भैया, भी आपकी कर लो। आवाज थोड़ी कम आ रही है। आई गेस कोई और भी साथ में इसकी रिकॉर्डिंग कर लो फॉर द बैकअप। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? थोड़ी सी कम है जो लेका दीदी के कंपेयर में। मेरी ठीक आ रही फिर है। मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरा माइक्रोफोन में, कुछ इशू है, तो इस वजह से हो सकता है। तो अगर मतलब सुनाई आ रहा हो ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उससे काम चल जाए तो ठीक है क्या? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आई गेस। मारो करें। हाँ तो अगर आपको बहुत ध्यान से सुनने क्वेश्चन पर आपकी आवाज करें, समझ में आ रही है। ध्यान से सुनना पड़ रहा है। थोड़ा और तेज हम्म। बोलो। मैं रुको मैं ईयरफोन चेंज करता हूँ, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं ठीक है।
मैम मुझे एक चीज एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि हम्म मैंने मतलब मेरा सिलेबस पूरा कवर हो चुका है, लेकिन जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ मेरा उसमें मतलब हम्म बहुत कम आ रहे हैं ना, मार्क्स कम आ रहे हैं। खास करके मुझे हम्म ह्यूमन ज्योग्राफी में हो रही है और उसमें भी मतलब ज्योग्राफिकल थॉट्स में हो रही है। जैसे कि उसमें जो भी मतलब अभी राइटर्स का जो नाम रिसेंट हमने 2 टेस्ट अपलोड किए हैं उसमें हमने सेक्शन वाइज किया है टेस्ट अपलोड, लाइक ह्यूमन का अलग, इंडियन का अलग, फिजिकल का अलग। तो आई गेस उससे आइडिया मिल रहा होगा और भी बेटर कि कौन सा पोर्शन वीक है। स्टूडेंट्स को आई हम्म, गेस मिल रहा होगा उससे कुछ आइडिया। मैम हाय मैम, आई एम आशी। एक्चुअली मेरी भी सेम क्वेरी है, मैंने आपसे पर्सनली भी डिस्कस करा था चैट पे। मतलब मेरे मार्क्स ऐसे 170 पे ही रुक गए हैं, 4-5 मैंने फुल टेस्ट दे दिए हैं और एक्यूरेसी मेरी 47 टू 50 क्वेश्चंस है। नेगेटिव में 15-16 होते हैं और उसके अलावा तो मैं मतलब ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करती। बट द इशू इज कि जो भी सेक्शन वाइज भी अगर मैं एनालाइज करती हूँ अपना पेपर, उसके बाद भी जो नेक्स्ट मॉक देती हूँ उसमें कुछ खास डिफरेंस मेरे को दे मतलब इतना इम्प्रूवमेंट मेरे को नहीं दिखता है। मैं 170 पे स्टक हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे 220-230 तक अपना ला सकूँ। और अभी लाइक ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं, तेज सिलेबस भी प्रताप, कंप्लीट हो आपका गया है। कितना, सॉरी इंटरप्ट करने के यस लिए, मैम। आपका कितना आता है मैम सेम मार्क्स? मेरा भी मतलब मैम, हम्म मेरा भी मतलब वही 125 समथिंग तक मतलब जा रहा है। 125। एक मतलब हाँ, एक बार मतलब 135 तक आया है, उसके बाद से मतलब 100 कभी आ रहा है, कभी 125 आ रहा है, कभी 90 हम्म, देखो मतलब आशी, आपके मार्क्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे। देखो मैं ये बताऊं, जो हमारी जो मॉक्स है ना, काफ़ी मतलब लेवल काफ़ी हम लोगों ने अप कर रखा है। देखोगे अगर जो FLT 1 है, FLT 2 है, उसमें फिर भी आप लोग स्कोर कर रहे होगे। बट आगे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने में मुश्किल हो रहा होगा। वो इस वजह से भी है कि हमने लेवल बहुत मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं। तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप जो CUET PG का एग्ज़ाम जब दोगे तो वो इससे कंपैरेटिवली इजी ही होगा। अगर इसलिए हम लोगों ने इतना हाई लेवल रख रखा है कि कभी हाई लेवल भी बहुत क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो उससे डरे ना आप, और आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो, अच्छी खासी हो। ठीक है, तो अगर आप थोड़े बहुत भी मार्क्स और इंक्रीज कर ले रहे हो तो वो हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कम मार्क्स आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कम होते हैं। इम्प्रूवमेंट करने के लिए यही है कि जो टॉपिक्स हैं एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो, जो टॉपिक्स छूट रहे हैं उनको सही करने की कोशिश करो। अदरवाइज इतने 170 मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप बढ़ा लोगे उसे। बस ये 15 दिन को और अच्छे से यूटिलाइज़ करो, जो भी टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं उन्हें कवर करो अच्छे से, और मतलब गलतियाँ रिपीट ना हो ऐसा कोशिश करो। अब ऐसा भी नहीं है कि जो पहले क्वेश्चंस लाइक FLT 1 आपने सॉल्व कर लिया, अब जो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं बस उन्हीं को बार बार सिर्फ उसी को ही पेपर को पढ़े जा रहे हो कि उसमें जो क्वेश्चंस थे उसको रिवाइज कर रहे हो, नहीं। आप उसमें टॉपिक जो है देखो, अगर जो टॉपिक गलत हो रहा है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जाके देखो कि वो टॉपिक के बारे में पूरा ही बैकग्राउंड उसका देखो, ना कि सिर्फ जो क्वेश्चन स्पेसिफिक गलत हो रहा है उसको ही बार बार रिवाइज करो। ऐसे ही इंक्रीज होगा, और कोई अलग तरीका ही नहीं है मार्क्स इंक्रीज करने का, यही एक ऑप्शन है, बार बार उसे मतलब एनालाइज करो और गलती दोबारा रिपीट ना हो। टॉपिक जो छूट रहा है उस टॉपिक को कवर करो, अगर लग रहा है कि टॉपिक कवर नहीं किया तो उसको टच करो, अभी हैं 15 दिन, एक आध नया टॉपिक देख सकते हो। बट 170 अच्छे मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तेज प्रताप, आप ये देखो कि टॉपिक्स कौन कौन से छूट रहे हैं, तभी वो चीज़ कैटर कर पाओगे। अदरवाइज कैसे एनालाइज करे बिना तो मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। मैं कुछ भी कितना भी बता दूं, मैं जो चीज़ बोल रही हूँ एनालिसिस यही की है कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। मैम मैम मेरी मेन प्रॉब्लम फैक्ट्स के साथ है, क्योंकि लाइक हम कंसेप्ट हम बिल्ड कर सकते हैं बट हम तक कहाँ तक फैक्ट्स याद करेंगे। एंड यूजुअली इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में कंसेप्ट आते, जैसे 2025 का पेपर था उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा थे। तो मेरा यही क्लियर है कि इस एग्जाम में भी फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा ना आ जाए, बिकॉज फैक्ट्स मतलब हम ज्यादा कवर नहीं कर सकते हैं, कंसेप्ट तो हम बिल्ड कर लेंगे। देखो इंडियन में ना, सेम प्रॉब्लम है। हाँ इंडियन में ना आप जो लोगों को सबसे इन्होंने बोला ज़्यादा, सेम प्रॉब्लम मेरा भी है। इंडियन में आप लोगों को जो फैक्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है ना,
वो इसलिए एक तो आप उसको ना बहुत ज़्यादा फैक्चुअल देख रहे हो कि उसमें फैक्ट ही फैक्ट पूछे जा रहे हैं, असल में ऐसा नहीं है। आप देखो अब इंडियन जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें स्टेट वाइज डेटा देखना है कि लिटरेसी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो सिर्फ मतलब सेंसस के बेस्ड पे है, ठीक है, और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे विजुअलाइजेशन कर रखा है, समझ में आई। अब उसको सिर्फ ऐसे लो कि ये डेटा है इसे बस याद करना है, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ, जो मुझे भी डिफ़िकल्ट लगता है कि पूछ लिया कि कोल का प्रोडक्शन वगैरह, आयरन का प्रोडक्शन, ऐसे मतलब प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो उसको भी मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि कौन से एरिया में पाया जाता है, बट उसमें सीक्वेंस समटाइम्स याद नहीं होता। बाकी चीज़ें तो जो है थोड़ा लॉजिक के बेस पे भी डेटा है, और जो होने वाला है उसमें भी जो डेटा दिया होता है इंडियन में वो लॉजिक के बेस पे हो जाता है। मैंने जैसे कि आपके टेस्ट लगाता हूँ तो उसमें मेरे मार्क्स कम आते हैं, लेकिन वही मैं टेस्ट मतलब किसी अदर बुक से लगाता हूँ, जैसे आर गुप्ता वगैरह का है, हम्म। उसमें मतलब मार्क्स में मतलब अच्छा आते हैं, मतलब जैसे कि उसमें आ जाते हैं मेरा अप्रोक्स मतलब 70 80 मतलब 180 तक, मतलब हम्म। कभी कभी मतलब 200 तक भी आए हैं। लेकिन जो मैं ऑनलाइन जो टेस्ट देता हूँ उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आर हो जाते हैं, गुप्ता वो नहीं के समझ कौन में। से पेपर लगाते हो, सीयूईटी पीजी के या यूजीसी नेट के? दोनों में। यूजीसी नेट में तो थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जो आर गुप्ता वाला है सीयूटी पीजी का है, तो उसमें तो मतलब मैम सही आता है, और तो ये नेट वाले चीज़ में मैं थोड़े से अभी कम आते मेंशन हैं। कर चुकी हूँ आपको कि जो लेवल है जो हम तैयारी करा रहे हैं जिस लेवल की, वो हाईएस्ट लेवल की है कि इससे ज़्यादा टफ पेपर जाने वाला नहीं है, तो हम आपको प्रिपेयर ही उस तरीके से करा रहे हैं। और मैं बता चुकी हूँ सीयूईटी का पेपर इससे थोड़ा कम लेवल का होता है, बट हम प्रिपरेशन इस तरह कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि टफ से टफ पेपर आ जाए, हम लोग उसे क्रैक कर पाएँ, इस तरह से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कम मार्क्स थोड़े बहुत आ रहे हैं, पूरे 210 क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 170 180 आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं, राइट? मैम और वही फिजिकल मैम। ज्योग्राफी के फैक्ट्स का मतलब क्या करें, क्योंकि पिछले साल भी जो 2025 का एक क्वेश्चन था वोल्केनो क्लासिफिकेशन लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन का, तो हम्म। उसका आंसर स्ट्रॉम्बोली था। बट मैम मतलब ये तो एकदम फैक्ट हो गया, तो उसे कैसे हम रिवाइज करें, कैसे लर्न जब करें उन वोल्केनो फैक्ट्स चैप्टर को? हम पढ़ते हैं ना, फिजिकल ज्योग्राफी में वोल्केनो चैप्टर पढ़ते हैं, तो जब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो दिया है ना, कि स्ट्रेटो वोल्केनो कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, वो होता है, उनमें सब में एक एक एग्जाम्पल दिया होता है, ठीक है। तो जब वो उस टाइप का एक दे रखा होता है तो वो एक एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल सब में दे रखा होता है, तो जो मेन एग्जाम्पल उस बुक में दे रखा होगा ना, आप नोटिस करना कि वही एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, रैंडम नहीं पूछे जाते। जैसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन है ना, ये वाला जो है उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, और जब हम वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ उस टाइम पे ही रट जाती है, या फिर थोड़ा बहुत उसे याद करना पड़ता है। तो ये पूरा फैक्ट बेस नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं ना कि बस ये फैक्ट पे बेस है, इसे कैसे याद करें, नहीं है ऐसा। मैम बोलो। मैम मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस में रहा है और ज्योग्राफी में मैं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं मॉक्स में तो 170 180 अभी आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ज्योग्राफिकल थॉट में और थोड़ा सा टेक्निक्स में, वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो उसके लिए अभी 10 दिन में क्या कर सकता हूँ? कई ज्योग्राफिकल थॉट के टॉपिक जो सिलेबस में नहीं कवर है वहीं वहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं मॉक्स में, तो वो थोड़ा सा जो हमने व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी थी कुछ लोगों को, हाँ वो नहीं मिली होगी क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, तो वो हम लोग दोबारा से शेयर कर देंगे, वो पीडीएफ कवर कर लेना, इनफ है। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ हाँ आ रही है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन थे, एक तो पेपर एनालिसिस का क्वेश्चन था। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पेपर एनालाइज करना कैसे है। मतलब लोग उसको कंसीडर तो करते हैं कि हाँ पेपर सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है, बट कैसे करना है, क्या करना है एग्जैक्टली वो नहीं समझ में आता। तो
कुछ लोग शायद ये सोचते हैं कि हाँ, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो रॉन्ग आंसर हमने दिए हैं, वो हमें सिर्फ उनको देखना है, जो करेक्ट आंसर है उनको इग्नोर कर देना है, बट ऐसा नहीं है। आपको तो इसलिए करना क्या है कि क्वेश्चन को रीड मतलब एक जो भी क्वेश्चन आपको टाइम कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का दो, 1 घंटे तो कम से कम दो ही एनालाइज करने में। उसमें क्या देखना चाहिए आपको, जो ऑप्शन दिए हुए जो आपने नहीं पढ़े, जो नहीं सुने आप तक, तो उनको थोड़ा सा ना बीच में जाकर के देखो कि एक्चुअली ये क्या है। जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है, जो आपने गलत आंसर किया है, तो वो तो देखना ही है आपको, वो तो पूरा तो एनालाइज करो। इसलिए हम जब एक्सप्लेनेशन जब आपको देते हैं, तो उसमें हम मोस्टली ये भी देते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट क्यों है, और जो रॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग क्यों है। ठीक है, तो आपने अगर करेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो रॉन्ग आंसर है उसको इग्नोर कर दिया, जो बाकी के ऑप्शन थे वो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो वो भी ऑप्शन को एक बार देखो कि वो क्या है, थोड़ा बहुत उनका एक ब्रीफ में जाकर के उनको देखो क्या है क्या है। और इसे ये पूछा था ज्योग्राफिकल थॉट, अभी शायद पूछा था, ऋषभ ने पूछा था कि ज्योग्राफिकल थॉट साइंस से किया हुआ है, और ज्योग्राफिकल थॉट मतलब ज्योग्राफिकल थॉट तो बहुत ही डेटा लोडेड कह सकते हैं सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारा सिर्फ डेटा ही डेटा है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी नहीं है जो आपको बहुत याद करनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज्योग्राफर्स के नेम, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या काम किया, उनके थॉट्स, और जो भी यूनिक सारी चीज़ें, और वो आपको याद ही करनी है। तो उसके लिए वो सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपने पूरा एक मंथ ले दिया, फिर आप उसको रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम। बट ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आपको एक अलग ही अप्रोच अपनानी पड़ेगी। वो अप्रोच ये है कि उसको डेली पढ़ो, डेली उसको 15 टू हाफ आवर उसको दो। जो भी आप कोई भी टाइम डिसाइड कर लो, जब यूजली मैं क्या करता था, शाम को टाइम देता था उसको, 15 से आधे घंटे का टाइम, 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम। और उसमें पूरा जो काफ़ी कुछ मतलब जो नोट्स भी शायद आपको मिले होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने ले लिए, और हमने व्हाट्सएप पे भी हमें भेज रखी है, इसको नहीं मिली हम दोबारा भेज देंगे। तो वो रीड करो, आधे घंटे में मतलब हो जाएगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफर्स के नियम, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या बुक लिखी है, उन्होंने क्या किया, उनके थॉट्स क्या थे, यही सब कुछ लिखा हुआ उसमें। तो ये डेली का काम करो, ये ऐसे कभी कभी पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हमेशा पढ़ने के लिए होता है जो डेटा लोडेड होते हैं। और बाकी किसी ने बोला था कि इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही डेटा और फैक्ट्स हैं, वो याद नहीं होते। क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, उनका पर्पज हमारा ये होता है कि जो स्टेटिक क्वेश्चन हैं वो याद रहे, वो हमें पता रहे उनका डेटा क्या होता है क्या नहीं। तो वो क्वेश्चन से, एक तो क्वेश्चन के थ्रू हमें वो चीज़ पता लगेगी डेटा एंड फैक्ट, और दूसरा कंटिन्यूअस रिवीजन से पता लगेगा हमें। इनमें हम उसको रिवीजन टाइम करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। जब हमने 1 महीने तो हमने बुक फर्स्ट रीडिंग कर दी, और हमने सेकेंड और थर्ड मतलब जो कहते हैं ना कि नॉर्मली 2-3 रीडिंग्स तो हमें मिनिमम चाहिए होते हैं एग्जाम से पहले। बट जो डेटा लोडेड सब्जेक्ट होते हैं उनको हमें 2 और 3 रीडिंग्स से काम नहीं चलने वाला हमारा। उनमें कम से कम नहीं तो 5-6 बार रीडिंग करनी पड़ती है उनकी। मेनली डेटा भी, जो डेटा फैक्ट्स हैं उनको रीड करना होता है, कम से कम 5-6 बार 7 बार उनको रीड करो, तब जाकर के वो दिमाग में बैठेंगे। और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वो याद रहती है चीज़ें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, ये हमने इसका आंसर किया था, इसका आंसर ये था। और तो वही है कि कॉन्सेप्ट वगैरह पहले से पता है, और सपोज़ कोई स्टेट है तो उसके बारे में हमें मतलब जानकारी होती है थोड़ी बहुत, तो उस बेसिस पे हम चीज़ें याद करते हैं। बट हाँ, सेंसस डेटा है जिसको आई गेस आशी उसी के लिए कह रहे होगे आप ना, सेंसस डेटा वगैरह के लिए ज़्यादा कह रहे होगे। हाँ, मैम सेंसस तो हाँ। फिर भी याद हो जाता है, बट मेरे को डिफिकल्टी जैसे फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है ना, उसमें होती है। जैसे कि लास्ट 2024 का क्वेश्चन था जिसमें एयरपोर्ट को नॉर्थ टू साउथ में हमें करना था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं हाँ है, हाँ वैसे हाँ काइंड हाँ, ऑफ क्वेश्चन वर्ल्ड आते हैं। वर्ल्ड में था, तो पूरे हाँ, वर्ल्ड में ना। हाँ, तो उसमें थोड़ा मैम वो हो जाता है कि मतलब इन्हें कैसे सॉल्व करें, ये तो लॉजिक बेस पे भी, ये तो प्योर मतलब आपको रिस्क लेके तुक्का ही मारना पड़ेगा अगर इतने हमारे अटेम्प्ट्स नहीं हुए क्वेश्चन के, तो हम थोड़ा इसी को उसमें ही रैंडम क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हाँ, बोलते हैं, कहीं इन्हीं भी को हम सिलेबस में रैंडम मेंशन नहीं क्वेश्चंस है कि बोलते हैं, आपको और एयरपोर्ट ऐसे पढ़नी है। क्वेश्चन। हाँ। या आपको ऑब्वियसली ऐसे कोई भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे सपोज कि अब किसी ने पूछ लिया कि पोर्ट्स तो अभी हम पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली, बट इंडिया के कोई मैक्सिमम हम इंडिया के नहीं, एयरपोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट्स आए थे। एयरपोर्ट नहीं पढ़ते, बट हम जो सी हाँ, पोर्ट्स होते हैं पोर्ट्स उनके बारे पढ़ते में तो हैं। पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनको हम्म अगर हम आगे यहाँ नॉर्थ टू साउथ अगर ये हम्म करना है तो वो सिलेबस में मेंशन है हम्म पोर्ट का, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। बट एयरपोर्ट का कहीं मेंशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस हो सकती है। तो ये हम कहते हैं ना कि 95% तक जो पेपर होता है वो हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस से मैच करता है, 95 से कुछ ज़्यादा कह सकते हो।
उतना मैच करता है, सिलेबस से ही आता है। बट कुछ क्वेश्चन ना जो करेंट अफेयर से कह सकते हो या फिर कहीं-कहीं, वो हम कभी भी उन्हें पढ़ ही नहीं सकते, कभी एज्यूम नहीं कर सकते ये कहाँ पर मेंशन था, ये बुक के किस पेज में था, कहाँ पर था। तो हम 5% क्वेश्चन को हम ऐसा वो देते हैं, टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें नहीं आते कुछ उसमें और ऐसे उनके क्वेश्चन प्रोफाइल थे लगाना पड़ेगा। जिनको हम करंट अफेयर मानते थे अभी तक, जैसे कि फिश प्रोड्यूसिंग वाला था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन करता है, चाइना उसका ऑप्शन था। ओके, तो जब वो पहली बार आया तो हमें लगा कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट वो रिपीट हुआ कुछ टाइम बाद। तो मतलब ये है कि PYQ इसी यहीं पे काम आते हैं कि वो चीज़ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अभी वो रिपीट होगा। जो बहुत रैंडम क्वेश्चन है वो 2 से 3 इतने ही आने वाले हैं। बाकी जो है PYQ जितना ज़्यादा करोगे, जो PYQ में कोई ऐसा रैंडम फैक्ट आया तो उसको याद कर लो, क्योंकि मे बी वो रिपीट हो सकता है। तो वो जो रैंडम थिंक है वो ऐसे कम होगा कि रैंडम चीज़ें आ रही हैं उनको कैसे कवर करें। समटाइम्स हम क्वेश्चंस जो है अपने मॉक टेस्ट में भी देते हैं। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि पेपर का लेवल वगैरह सब सही है, बट कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है या फिर हमारे नोट्स में नहीं है, तो उसे कैसे कवर करें। तो वो क्वेश्चन ही हमने इसीलिए रखे हैं उन टेस्ट में, सो दैट वो चीज़ कवर कर पाओ आप। PYQ में आए हैं या फिर हमें लग रहा है कि ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो हमने उसको टेस्ट में ऐड कर लिया। अब वो आप पढ़ लोगे तो वो अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आपको रैंडम नहीं लगेगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो चीज़ कवर नहीं करा तो वो उसको रैंडम लगेगा। मेनली ये है ना कि रैंडम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, वो उसी पर्पज से उसमें पेपर में होते हैं। हम्म और क्या था यहाँ एक लास्ट ईयर मुझे याद नहीं किस ईयर के में क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है, और एक स्पेसिफिक ईयर मेंशन था उसमें, सर 2022 मेंशन था कि हाँ इस ईयर में इस कंट्री ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया था। और कुछ सारी स्पेसिफिक चीज़ तो मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उस चीज़ को लेकर के वो हमेशा मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि आज का अगर डेटा आप देखोगे 26 में कोई कंट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही होगी, 27 में आपको पता लगेगा कोई कंट्री दूसरी है तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने लगी। ये मोस्टली जो डेटा होता है कंसिस्टेंट होता है। पता लगा कि चाइना अगर टॉप कर रहा है तो चाइना 10 साल से टॉप ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई एक स्पेसिफिक ईयर अगर पूछ लिया कि 2022 में क्या होगा, अगर आपको ओवरऑल अगर बताना कि हाँ चाइना जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, तो उसमें लगेगा कि चाइना पे क्लिक कर रहा है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें उन्होंने बस डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने 2022 ईयर का नाम डाल दिया कि इस क्योंकि ईयर में सारी क्वेश्चन रिपोर्ट्स हम नहीं पढ़ सकते, बहुत रिपोर्ट्स से पूछे जाते हैं, हम रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसका रेशियो बहुत कम है, प्रॉफिट रेशियो बहुत कम है। इसके अलावा तो और सिलेबस कवर कर लोगे उसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, बट रिपोर्ट्स के लिए जो लगता है जैसे कि सारा सिलेबस कवर हो गया, अच्छे से रिवीजन हो गया, वो जाके वो रिपोर्ट्स देख सकता है। FAO रिपोर्ट होती है एक, ऐसे और भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो जाके देख सकता है। टॉप बहुत सारा, लेकिन उसमें भी है कि तुम एक एक भी देखोगे ना हर चीज़ का, तो उसमें इतने सारे कमोडिटीज़ हैं, आइटम्स हैं, सब चीज़ों का कैसे देखोगे, बहुत वो मुश्किल हो जाता है कवर अप करना पूरा। एग्जैक्टली। अच्छा, हम तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो हम डिस्कस करने वाले थे आई थिंक वो कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेरीज और लोगों के ले लेंगे। अच्छा हाँ, एक FLT3 के लिए सॉरी ST3 के लिए बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है, तो कि वो मतलब मल्टीपल अटैम्प्ट कर दीजिए, उसका अनलिमिटेड अटैम्प्ट कर दीजिए। एक्चुअली उसमें अब हमें करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमने उसको जब रियल टाइम एक एग्ज़ाम करके फीचर आया था, हमने उसमें उसको पूरा उस फॉर्मेट में रखा था। बट उसमें हमें बाद में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लगी कि इसमें 1 अटैम्प्ट अलाउ है खाली। अब ये क्या है कि वो पेपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कॉपी करें और उसे पेस्ट कर दें तो वो हो जाएगा, बहुत ऐसे थोड़ा सा काम है, ऐसा नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में फॉर्मेट चेंज में। करना पड़ेगा, पूरा टाइम लगता है उसमें। हाँ, तो दूसरे बट हम फॉर्मेट उसको में करने के लिए। फिर से हम उसको रीसेट कर देंगे उस पेपर को, दोबारा से हम उसको लॉन्च कर देंगे। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम अभी किया भी एक बार, पहले लोगों ने दिया था, तो वो उसको दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग। तो और अगर चाहिए हो तो लोगों को, तो मैं दोबारा भी उसको रीसेट कर दूंगा एक बार। फिर आप एक लोग उसमें जो मैसेज प्रीवियस कर डेटा सकते होता है हैं वो लॉस 1-2 हो जाता बार, है। हम लोग मतलब 1-2 दिन में हम उसको फिर से करेंगे, फिर से हम उसको कर देंगे, क्योंकि वो हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है। और दीदी मुझे पूछना है, उस मुझे पेपर पूछना में है कि अच्छा सॉरी, आप पूछिए। उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी थी, आई एडमिट, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुई। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रिपोर्ट किए और मुझे लगा भी कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ आई इस पेपर में।
तो विच वन? वो SC3 की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी, बहुत सारी मतलब होंगी, करीब 12 तो मिस्टेक्स लोगों ने रेज करी और वो उसमें से निकली, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया और आई थिंक अब वो पेपर ठीक हो गया होगा, सही हो गया होगा। हाँ, तो अनन्या क्या पूछ रहा हो? ये मैं पूछ रही हूँ ना कि सर जैसे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था तो मतलब कि मैंने मॉक नहीं दिया, ठीक है, अभी तक किसी का भी, बट जब मेरा ह्यूमन का कंप्लीट हुआ तो ह्यूमन का मैंने कल दिया था सेक्शनल टेस्ट 4, हम्म, कि उसमें वो 400 का था तो 237 स्कोर हुए हैं। ओके। और मतलब और अभी का क्या है कि अभी सिलेबस भी कवर करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी तो एनालाइज कर पाऊंगी। तो अभी मैं क्या करूं, मतलब दोनों को साथ लेके चलूं या कैसे, क्या करूं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी ना मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी, आप लोग शायद नहीं होंगे उस मीटिंग में, बट मैंने जो माइन्यूट भेजे थे, अगर आपने वो रीड करे होंगे तो उसमें ये सारा कुछ मैंने मेंशन किया था कि जो अभी जो टाइम है ना, वो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि आपने शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है पढ़ने को बाकी हो, बट स्टिल ये प्रायोरिटाइज करना होगा आपको कि पहले आपको क्या चीज़ करनी है, उसके बाद आपको क्या चीज़ करनी है। तो पहले मैंने लिखा उसमें कि मॉक टेस्ट एंड PYQ वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपको जो रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, वो ऑब्वियसली एक सीक्वेंस में आना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज कौन-कौन से सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, ज्योग्राफिकल थॉट, टेक्निक, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन ह्यूमन ज्योग्राफी, इस तरह से मैंने पूरा का पूरा उसमें एक सीक्वेंस वाइज मैंने बनाया है, तो वो सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। तो अभी जो टाइम है ना, वो आप सोचो कि पढ़ाई के वो उसको जो रिवीजन करना है, फिर जो पढ़ना है उसको प्रायोरिटाइज करो और फिर आप पेपर सॉल्व करो, तो वो आई थिंक गलत अप्रोच होगा। पेपर सॉल्व करो पहले, उसके थ्रू एनालिसिस करो और लगे आपको कि हाँ आपने क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो, अभी भी रिवीजन में कमी है, तो फिर रिवीजन और अच्छे से करो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। राघव, सुन रहे हैं हम। मैम, मुझको बहुत डिफिकल्टी होती है, जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उसमें मैम मेरे जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें 3 सही हो रहे हैं, 4 सही हो रहे हैं, बाद बाकी तो गलत हो रहे हैं। तो इससे मैम बहुत डिमोटिवेट होता है। और जैसे आर गुप्ता के सॉल्व करता हूँ तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स आते हैं मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस। हाँ, मैं मैं नाम ही नहीं लेता लोगों के, ऑब्वियसली किसी ने पहले भी मुझे या फिर दिलीखा ने बताया था, मुझे किसी ने बोला था कोचिंग सेंटर का नाम लेते हुए कि उनके क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, तो उनसे जब पूछा कि सर ये इतने इजी क्वेश्चन से अब इतने स्कोर कर पा रही हूँ मैं, इस क्वेश्चन के लिए मतलब जब पेपर अगर CUET PG का अगर PYQ अगर सॉल्व करो तो उसमें इतने नंबर स्कोर नहीं होते हैं, और जब आपका पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर आए जाते हैं। तो मतलब बोले थे कि CUET PG का लेवल ही होता है, उस लेवल के नाम से रहते मतलब एफएससी के क्वेश्चन उसमें आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो आर गुप्ता है या फिर अरिहंत के क्वेश्चन हो गए, मैं उनको कंसिडर नहीं करता हूँ। आर गुप्ता के क्वेश्चन बहुत ही बेसलेस होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं CUET PG को फिर उसके रिलेवेंस में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहोगे नहीं कि सर, हाँ। तो जैसे सेक्शनल टेस्ट भी मैंने दिए हैं और अभी तक फुल लेंथ वाले टेस्ट नहीं दिए हैं सर मैंने। तो सेक्शनल हम्म, टेस्ट दिए हैं, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। अच्छा। तो उसमें डिफिकल्टी सर इसमें होती है, एक टॉपिक है क्या नाम है, ज्योग्राफिकल थॉट्स में सर सबसे हाँ, ज्यादा सर यहीं पे इसमें डिफिकल्टी होती है, और ये कार्टोग्राफी वाले। तो सर ये इनको मतलब एक कैसे सही किया आपकी जाए जो सर? क्वेरीज है ना वो एक दूसरे से मैच होती है, बट हम वो चीज़ जब डिस्कस कर रहे होते हैं पता नहीं शायद आप लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट्स वाली बात अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से अभी पूरा हम्म, हाँ वो मैम सेट मैंने हो गया। सुना था। ओके ओके, आई थॉट कि शायद मिस कर दिया हो। आपको वो फाइल मिली है जो ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी हम लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट की? हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो लिखा थे अभी, वो जो फाइल भेजी है ना उसमें पेजेस ऊपर नीचे हो रखे हैं, वो ज्योग्राफिकल सही से थॉट्स वो में। ज्योग्राफिकल थॉट्स में वो सही से स्कैन नहीं करी है या फिर सिलेक्टिवली उन पेजेस को चूज करके ऐसे बनाया है, क्या मतलब? अनएबल टू हियर। आई एम सेइंग मतलब उस फाइल को सही से स्कैन करने में प्रॉब्लम, मतलब स्कैन करने के बाद वो प्रॉब्लम हो गई है, पेजेस ऊपर नीचे हो गए हैं, या फिर
वो डिलिबरेटली ऐसा कुछ किया है मैच करने के नहीं, लिए? मैं देख लूँगी अगर कुछ ऐसा है उसमें तो, हाँ, क्योंकि तो मुझे मेरे हिसाब लगता है से मैंने उसको एक सही बार किया रिव्यू था। करना, मैं और रिव्यू हाँ, करके अगर दोबारा से भेज मतलब दूँगी। दोबारा से भेजना, उसमें पेजेस ना बहुत हाँ, हम लोग इंफॉर्मेटिव भेज रख। देंगे दोबारा से, हम्म, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है तो वो फाइल नहीं मिल रही है। उसमें सारा ही इवन फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सबके जो थ्योरी है और उसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो सबका दे रखा है नाम, तो वो अभी दोबारा से हम भेज देंगे। देखो ये टाइम अभी बुक पे फोकस करने का, वो ऑब्वियसली अगर आप 7 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले अगर आप पूछ रहे होते कि ज्योग्राफिकल थॉट के लिए क्या करना है, तब उस समय हम बोलते शायद कि आप बुक रेफर करो, बुक पढ़ो अभी, ठीक है। बुक तो उनका कोई भी हो सकती है, जैसा ह्यूमन ज्योग्राफी, माइंड या फिर ज्योग्राफिकल थॉट, या फिर हमारे नोट्स जो है वो हो सकते हैं। बट अभी तो टाइम है, तो उसको क्रिस्प करने का टाइम है। आपका जो भी सोर्स है, जो भी रिसोर्स है, आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करो। और शॉर्ट करने के लिए ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल थॉट एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, उसको बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। अभी इस स्टेज में तो नहीं, स्टार्टिंग में शायद वो पढ़ोगे, पढ़ते हैं तो शायद वो बहुत हेल्प करते हैं आपको, बट अभी तो नहीं पढ़ना है। तो जो हम लोगों ने जो फाइल, हाँ, जो फाइल शेयर करने की जो बात करी, वो फाइल में एक्चुअली यही है, सिर्फ ज्योग्राफिकल थॉट को बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर रखा है, और उसको डेली के हिसाब से हमने बोला ना कि डेली 15 मिनट, आधा घंटा निकाल के उसको पढ़ो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, हाफ आवर से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब वही चीज़ अगर आप रिपीट करते जाओगे डेली डेली, तो वो 10 मिनट भी हो जाएगी। हाँ सर, डेली हाँ रिपीट करोगे लेकिन तो सर, वो याद। ये जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इसमें सर बहुत सारे गलत होते हैं, तो इनको सर कैसे सही किया जाए सर? यूजीसी नेट में एक्चुअली कुछ टॉपिक्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो जो हमारे सीयूटी पीजी है उससे ज़्यादा टॉपिक होते हैं, तो मे बी इस वजह से गलत हो रहा होगा, और थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डीपर पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफिकल थॉट्स की ही बात करें तो जो हमारा सीयूटी पीजी है उसमें मैक्स इतना ही पूछते हैं, कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, और ग्रीक, रोमन, जर्मन, अरब का सीक्वेंस पूछ लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेंगे, तो इतना पूछेंगे। बट अगर वहीं यूजीसी नेट में जाओगे तो समटाइम्स किसी पर्टिकुलर स्कॉलर को उठा के उसके बारे में डिटेल में, कि उसकी थिंकिंग क्या थी, वो किस चीज़ को सपोर्ट करता था, मतलब थोड़ा सा डिटेल में, और जो है काफ़ी लंबे तरह से क्वेश्चन पूछ लेते, तो मे बी एक जैसे रीज़न कोई वो हो से सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर बुक के बारे में पूछ दिया कि इस बुक में क्या कहा था ना, तो ऐसे हाँ, क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट वाले में हाँ, देखे वही हैं। कह रही हूँ कि वो यूजीसी नेट में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड होता है, तो वो एक वजह हो सकती है कि मार्क्स कम आ रहे होंगे। हाँ, ये भी रीजन है। और दूसरा, अगर आप जो बोल रहे हो यूजीसी नेट में अगर कम स्कोर आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका अगर सीयूईटी पीजी में, अगर जो पीवाईक्यू था उनमें अगर कम स्कोर कर रहे हो, आपको सेक्शनल टेस्ट में ज़्यादा कर रहे हो, तब वो शायद ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप पीवाईक्यू में कैसा स्कोर कर रहे हो, तो सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू है तो, फिर क्या बोला? सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, जो सीयूईटी पीजी के पीवाईक्यू जो आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें कितना स्कोर कर रहे हो, उसमें आपको सर लग रहा उसमें है? सर उसमें मेरे 170 आए हैं, 180 आए हैं, और सर 200 के आसपास आए हैं सर। नहीं, तो वो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हाँ, कर रहे बोला ना हो। कि अभी मार्क्स कम आते हैं, फिर बाद में वो एग्जाम में बढ़ जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, बस जो लोग वहाँ पे जाके लेकिन पैनिक वो ना तो करें। जैसे सर, हाँ, अभी इस टाइम पे अगर आप 180 प्लस या 170 प्लस कर रहे हो, तो अच्छा स्कोर है। और लेकिन 15 सर 16 दिन सेकंड जो आने वाले हैं, वो उनमें आप अच्छा और स्कोर कर लो। लेकिन सर सेकंड अटेम्प्ट देता हूँ तो सर ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब एक बार एनालाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद तो फिर सेकंड बढ़ अटेम्प्ट जाते तो हैं। काउंट नहीं करते ना फिर। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स काउंट नहीं करते, वो आपके एनालिसिस हाँ के लिए अच्छा है, आपकी स्टडीज के लिए अच्छा है, लेकिन वो काउंट जस्ट मार्क्स काउंट नहीं हमारा एक करेंगे आपके। प्रिपरेशन पार्ट बन जाता है, फिर दूसरी तीसरी बार जब हम उसे हाँ, कर रहे होते हैं, पहला अटेम्प्ट होता है, वो होता है हमारा असली कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं, फिर बाद में वो वो जस्ट तो आपको हमारा पहले अटेम्प्ट से प्रिपरेशन मार का जाएगा। पार्ट है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। ओके, तो शुड आई शेयर दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट? I कट तो हम ऑफ लोग वाले, बाद में am I audible? या अंशु? मैम मुझे मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक से पूछना था कि क्या उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए? जो मीन मीडियन मोड है ना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बेसिक होते हैं, लेकिन अगर देखो उसमें जो स्टूडेंट्स को डर लगता है ना, क्या डर लगता है कि जैसे हम अपने 10th में 12th में करते थे, तो उसमें क्या होता था, मीन सपोज आ रहा है, तो अगर उसकी कोई
कंटिन्यूस डेटा वाला मतलब एक टेबल है, ठीक है। तो जो उसमें सॉल्यूशंस होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे कि लॉन्ग मेथड से करो, शॉर्ट मेथड से करो, ऐसे होता था। तब हमें वो चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। बट अब इसमें हमें क्या है, देखिए सिर्फ देखिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको सबसे छोटा लगे, ठीक है, सब चाहे लॉन्ग मेथड अच्छा लगता हो चाहे शॉर्ट मेथड अच्छा लगता हो, जो सबसे ईजी लगे आपको वो आपको पढ़ लेना है। फिर कंटिन्यूस सीरीज भी सपोज आ गई, डिस्क्रीट तो छोड़ो, कंटिन्यूस आ गई, कुछ भी आ गई, तो बस एक वो छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे वो सारा सॉल्व करना है। और मीन मीडियन मोड में सब में क्वेश्चन आते हैं बट बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। छोटा फॉर्मूला लगाओ, उसको करो, लेकिन प्रिपेयर ज़रूर करना है उसे, अगर आप कर सकते हो। बस एक्सेप्ट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आती है, तो वो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ी बहुत भी आपको आती है ना, मैं खुद मैथ्स में बहुत वीक हूँ, अगर देखा जाए बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो वो बेसिक इतना कर लीजिए। मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो वेरिएंस होता है उससे रिलेटेड, कि उससे कैसे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज कैसे आएगा कि वेरिएंस का दे रखा होगा, तो उससे अप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आती है उसमें कि जिसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना हो। ओके मैम। बेसिक होते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व बेसिक कर लेना। आता है, काफ़ी बेसिक आता है। हाँ, तो वो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बस मैम मुझे आपको साइट को एक्सेस करने में भी थोड़ा इशू आ रहा था, जैसे लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए, तो वो मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप पे। लॉगिन नहीं हो रहा था। यस मैम। उसको कहीं और उस आईडी से लॉगिन कर रखा होगा, मे बी उस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। नहीं मैम, वो लॉग आउट करके मोबाइल फोन से फिर मैंने करके देखा, फिर भी वो दिखा रहा है कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट ऐसा कुछ। हाँ, उसमें मैं देख लूँगी, एक ऐसा ऑप्शन आता है उसमें, शायद आपने भेजा है, लेट मी चेक। उसमें ना एडवांस्ड पे क्लिक करना होता है अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो। हाँ, ये जो है ना प्रोसीड टू, सबसे नीचे जो लिखा है ना, जो लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करना, आप हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हो जाएगा उस पर। मैम मेरे को ये भी पूछना था कि इस साल जेएनयू की कट ऑफ कितने तक मतलब एक्सपेक्टेड है कि कितने तक जा सकते हो? देखो, जो अभी तक प्रीवियस ईयर से ट्रेंड बनता चला आ रहा है, देखिए जब तक कि सीयूईटी नहीं होता था तब तक की कट ऑफ बहुत हाई जाती थी जेएनयू की। बट जब से सीयूईटी हो रहा है तो कट ऑफ मतलब उससे कम हो गई है पहली बार से। तो जो अभी तक 4 बार एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसके अगर देखें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 70% मतलब गई है, 70% से थोड़ा सा ऊपर, 71-72%, उससे ऊपर नहीं गई है। तो आप इतना मान के चलो कि आप 215-220 मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग इतना टारगेट करके चलो कि इतना तो करना ही करना है। क्योंकि अगर सपोज 210 कट ऑफ जा रही है, 215 जा रही है, तो उससे 5-10 मार्क्स ज़्यादा ही करने की कोशिश करो। ओके, तो ये है। और ओबीसी के लिए 195-200 इतना मार्क्स करके चलिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 200 और 205 के बीच इतना करके चलिए। और फिर ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के मैंने यूट्यूब पे भी बता रखा है, मैं दोबारा से उसको पिछला साल का ऐड करके दोबारा से बता दूंगी। तो इतना तो लेकिन मान के चलिए कि 215-220 इतना करना है आपको जनरल कैटेगरी के लिए। और फिर और कैटेगरीज तो कम कर लीजिए थोड़ा बहुत। और डीयू के लिए जितना भी जेएनयू की कट ऑफ है उससे 20-30 मार्क्स कम मान के चलिए, उतना डीयू के लिए रहेगी आपकी कट ऑफ। मैम डीयू के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 190 तक सही है? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल के लिए इतनी सही है। मैम जैसे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने होंगे मैम? अगर 200 प्लस लाने तो कितने, मतलब जैसे 55 या 56? ये सब स्टूडेंट्स ने पिछली बार नहीं ज्वाइन की थी मीटिंग। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम मैंने पिछली बार नहीं की थी। ओके, मैं मिनिमम 65% तो अटेम्प्ट करने ही करने। अगर उससे कम करोगे तो मुझे लगता है कि चांसेस तो अपने आप ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो 65 to 70% तो अटेम्प्ट करो। ओके ओके सर। अभी भी जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं उनको भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 65 to 70% तो अटेम्प्ट होनी चाहिए आपके पेपर में। और एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करिए साथ में। एक्यूरेसी
एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, बट क्वेश्चन से अगर कम अटेम्प्ट करोगे तो फिर मार्क्स ही नहीं आएगा, फिर तो वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। जितना कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी लानी पड़ेगी आपको। बीएचयू के लिए भी ड्यू जितना ही मान के चलो, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहता है। सर क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया जाता है, लेकिन माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं टेस्ट दे रहा था, मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से कम मेरे 15-16 क्वेश्चन गलत हो गए, और वो कंफ्यूजन के ही वजह से हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा हूँ लेकिन कंफ्यूजन हो जा रहा है उसमें, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक की वजह से नंबर कम हो जा रहे हैं। इसीलिए ही पेपर सॉल्व करते हैं, इसीलिए ही मॉक सॉल्व करते हैं, ताकि ये गलती अभी से ही पता लग जाए। मिस्टेक तो ऑब्वियसली, बट वही है ना कि अगर आप मान लो 60 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि बहुत ही नीचे मिनिमम कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं 65% है, ठीक है, 65% मिनिमम मान के चल रहे हैं कोई भी कैटेगरी हो। तो उतना अगर गेन करने के लिए आपको 60 में से 51 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। 60 में से मतलब जो भी आपको 8-9 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, आपके पास चांस होता है। अगर आप यही क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट अगर आप बढ़ा दोगे अपने, और एक्यूरेसी अगर जो परसेंटेज अगर जो हम बात करते हैं ना, अगर 60 में अगर आप 60 सॉल्व करते हो, तो उसमें आपको चाहिए कम से कम 85% एक्यूरेसी। और आपने अगर 70 अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको उसमें चाहिए 75% एक्यूरेसी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाने से आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, मतलब एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो आपको चांस आपको ज़्यादा मिलता है। तो कम से कम मैंने बोला ना कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक्यूरेट होने के चांस ज़्यादा होंगे। यस सर। 25 में 75 अटेंड करो, बट 70 क्वेश्चन तो अटेंड करो। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपने 4 ज़्यादा बढ़ा है, उसमें से सपोज आपको नहीं आते थे, 1-2 ऑप्शन आ रहा है, 50% आता है, तो आपने 4 अटेम्प्ट करे तो उसमें से 2 गलत हो भी गए आपके, तब भी आपके 50% उधर कम हुए, लेकिन 2 क्वेश्चंस के मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिल गए। 3 गलत कर भी देते हो, अगर 1 सही है तो आपका वो बराबर हो जाएगा, और आधे आधे हो गए तो फिर तो आपके मार्क्स ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो ऐसे थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ता है, और एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो थोड़ा सा। एक्यूरेसी के वजह से ही क्या है, जो हमारी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है और फिर मार्क्स कम हो जाते हैं काफ़ी। यस बोला था कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर ऑब्वियसली जो इस क्वेश्चन को लेकर जब 100% श्योर हो कि यही आंसर है इसका, तो वो तो अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद उसके अलावा में अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, आपको पता है कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, 50-50% मतलब वहाँ पर आपको पता है कि हाँ 2 ऑप्शन आपको पता है कि इनमें से एक सही या फिर कोई भी गलत उसमें से होगा, 2 पता है कि ये तो नहीं होंगे, तो वो भी अटेम्प्ट करना है। 50% चांस आपको लेना है। उससे ज़्यादा वाला चांस जब होता है तो फिर आपको देखना है कि आपने कम अटेम्प्ट तो नहीं किया अभी तक। अगर कम अटेम्प्ट करे हैं तो फिर उससे भी चांस लो। अगर आपको लगता है कि आपने इनफ अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर उसको छोड़ो। और सर कहीं पे ज़्यादा डर लगता है तो वो पार्ट सी में लगता है, और क्वेश्चन कहीं ज़्यादा गलत होते तो वो पार्ट सी में ही होते हैं। इसलिए देखो, मैंने आपको वही रिसोर्स अपने साथ मुझे लगता है कि अगर पढ़ रखा होगा अच्छे से, रिसोर्स वगैरह आपने कहाँ से पढ़ा है वो? रिसोर्स तो है, मैं कोर्स लिया था स्टडी कैपिटल का, वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। रिसोर्स है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन सामने आता है। में भी क्वेश्चन हार्ड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये मेनली मुझे लगता है कि शायद जो आप पढ़ रहे होगे उससे कोई देखो, तो अगर पेपर में आपको कुछ और आ रहा है, पढ़ कुछ और रहे हो, तो फिर तो नहीं होगा। नहीं, सिलेबस ही कवर कराया गया है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। वो चीज़ सिलेबस में है, जो चीज़ आप पेपर सॉल्व करते पे आपको नहीं, मतलब सॉरी नोट्स में है, वो चीज़ जो सिलेबस जब जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो वो चीज़ आपको नोट्स में मिलती है, यानी बाद में एनालिसिस करते टाइम पे? मैम नोट्स में है, लेकिन क्या है कि कंफ्यूज हो जाता हूँ, पढ़ता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा डाटा उसमें सॉल्व करते रहो। ये पर्पज होता है हमारा पीवाईक्यू सॉल्व करने का, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का, ताकि वो कंफ्यूजन हमारी कम हो सके। वही स्टार्टिंग में सोचो ना कि बिल्कुल आपने पढ़ा है और पेपर सॉल्व पहली बार करते हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, फिर वो स्लोली कम होती है। यस सर। मेनली कंसिस्टेंटली आप सॉल्व करोगे तो वो कम हो जाएगी अपने आप ही।
थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना? ठीक है ठीक है। हो रही है शेयर मेरी स्क्रीन? हाँ हो रही है। ठीक है। तो देखिए ऐसे मैंने ये एक लिस्ट बना रखी है पूरी, जिसमें सारे टॉपिक्स, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ सभी कुछ पढ़ने के लिए है कि सब पढ़ लो, सब इम्पोर्टेंट है, बट मैंने इसमें बना रखा है कि पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जैसे ऐसे तो हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए हर थ्योरी क्या कहती है, किसने दी, कब दी, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ में सिर्फ, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, बस इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कांत है, लाप्लास है, किसने कौन सी थ्योरी दी, बस इतना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और चीज़ें पढ़ ली है, बहुत अच्छा है, बट अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तो अगर वो ये सब चीज़ें कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इस बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ। जैसे ओरिजिन ऑफ द अर्थ में है किसने कौन सी थ्योरी दी, बस इतना देख लेना। अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, मोह, रॉबिक, गटेनबर्ग, ठीक है, ऐसे जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं किस किस के बीच में है वो देख लेना। मिनरल कंपोजिशन की अगर हम अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें देखें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सिर्फ पूरे अर्थ को एज अ होल देखें तो उसमें जैसे आयरन, ऑक्सीजन, इस बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ऐसे देखें, तो ये हमें करना है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें क्या है, इम्पॉर्टेंट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उसमें देखना है कि जो मेटामॉर्फिज्म के बाद मतलब कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है या कौन सा इंट्रूसिव रॉक है जो मतलब चेंज होके मेटामॉर्फिक फॉर्म उसका क्या बनता है। अब जैसे कि वॉल्केनो का पूछा था अभी किसी ने, तो हमें जो फेमस वॉल्केनोज हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि बोला था किसी ने, स्टूडेंट ने, कि वो रैंडम पूछ लिया था, डेटा बेस्ड है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स वगैरह देखें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं देखें तो आप क्या करें, PYQs के बेसिस पे देखिए। PYQs में जो दे रखे होते हैं ना, माउंट एटना, वेसुवियस, स्टम्बोलियन, तो वो कुछ रिपीट होते हैं, उनको कवर कर लीजिए कि वो कहाँ मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से टाइप के हैं। प्लेट्स, माइनर प्लेट्स जो होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कोकोज, नास्का और एक, हाँ इसमें स्कॉटिया भी एक, ठीक है ना, सॉरी नास्का यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कुछ मेजर प्लेट्स हैं, इन तीन को, ये जो तीन हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर लोकेटेड है और इनका लोकेशन मूवमेंट कैसा हो रहा है। सीज्मिक वेव्स में हमें ये जो तीनों वेव्स हैं इनके बारे में हमें इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ता है, और मेन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है कि उसे किसने दी, उसके क्या क्या एविडेंसेस हैं, ये वेगनर की जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट हमें देखना है। और जो बाकी अदर माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी है उसमें सिर्फ हमें देखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, बस इतना ही इसमें देखना है, कौन सी थ्योरी किसने दी। फोल्ड्स देखना है, मेजर डेजर्ट्स जो हैं जैसे अटाकामा है, थार है, सहारा है, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें हमें PYQ बेसिस पे देख सकते हो तो अच्छी बात है। अगर सारा पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, वरना PYQ के बेसिस पे देखो जो मेजर डेजर्ट है। फिर डेविस, पेंक और एलसी किंग की जो थ्योरी है, ठीक है, उसमें हमें ये डेविस का ट्रायो पता होना चाहिए, स्टेजेस हैं। पेंक ने जो जो स्टेजेस को डिफरेंट नाम दिए हैं वो देखना है, एलसी किंग की थ्योरी देखनी है। लैंडफॉर्म में देखिए हमें क्या करना है, अगर अब नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, तो हमें लैंडफॉर्म में क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो जितने भी जैसे रिवर है और कोई डेजर्ट में मतलब एरिड जो लैंडफॉर्म होती है तो उसमें बस की डिपोजिशनल कौन सी है और इरोजनल कौन सी है, लैंडफॉर्म है और कौन सा एजेंट उसे बना रहा है, बस इतना देखना है। और लैंडफॉर्म में मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो छोड़ दो पूरा उसे, ठीक है। इसी तरह क्लाइमेटोलॉजी में है
इसमें भी मैंने लिख रखा है कि इसमें हमें देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर गैसेस का क्या है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से देखना है। एटमॉस्फेयर का जो लेयर्स एंड डिफरेंट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसकी हमें देखना है कि सीक्वेंस क्या है, ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, और हर उसका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना होता है कि किसका टेम्परेचर बढ़ता है, किस हाइट तक कौन सी पाई जाती है। साइक्लोन्स में साइक्लोन कैसे बनते हैं, क्या होता है, नहीं पता, छोड़ दो, बस ये देख लो कि कौन से रीजन में उसका क्या नाम है, ठीक है, इतना देख लो। कोपेन क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्लासिफिकेशन, मतलब जो है कौन से टाइप का क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है। और जो थॉर्नवेट और त्रिवर्था है, इसमें हमें ये सब नहीं देखना है कि कौन सा टाइप का क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, बस हमें देखना है कि इन्होंने कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करे थे, जैसे थर्मल एफिशिएंसी है, प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, इस बेसिस पे हमें देखना है। लैप्स रेट और एडियाबैटिक रेट के बीच में डिफरेंस देखना है। क्लाउड्स का सीक्वेंस देखना है कि जैसे सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या सीक्वेंस रहता है, या ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ आते हैं, ऐसे ही फ्रंट्स देखना है। अल्बीडो में डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, अल्बीडो का क्या है कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग कौन सा होता है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ का सीक्वेंस देखना है, इसी तरह से शॉर्टर टू लॉन्गर या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। लोकल विंड्स देखनी है हमें कि कौन सी लोकल विंड कहाँ पाई जाती है, कोल्ड है या हॉट है, ठीक है, इसमें ये। और ह्यूमिडिटी में ये तीनों टाइप की, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब क्या है और कैसे होता है, क्या कंडीशंस उसके लिए होती हैं। ऐसे ही हमें विंड का सीक्वेंस देखना है इक्वेटर से पोल के तरफ जब जाते हैं, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये सब चीज़ें जो हैं हमें देखना है, ओके। ऐसे ही ओशियोनोग्राफी, मतलब मैंने ये पूरी लिस्ट यहाँ पे बना रखी है, ये बायोजोग्राफी की है। ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए मैंने बता रखा है, जो ये तो हम अभी मेन बता चुके हैं, यही वो है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का हम मैंने जो है हमारे नोट्स पूरा उसी पे ही मतलब है। इंडियन ज्योग्राफी का ये मैं बना रही थी बट टाइम हो गया, तो इसलिए मैं ये पूरा नहीं अभी बना पाई, बट मैं शाम तक की ये पूरा कंप्लीट करके, मतलब मैंने ये पेज में पूरा यहाँ पर लिख रखा है ये पूरा, बस इसको मुझे वर्ड फाइल में करना है, तो मैं इसको ये पूरा करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो शाम तक की ये पूरा भेज दूंगी, मेरे को बस इतना ही यहाँ पर ये बताना था आपको। मैम जैसे आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का बताया कि आपके नोट्स पे पूरा रिलाई कर सकते हैं, तो आपके नोट्स तो मैंने पूरा पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा मीडियम मोड कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैं वापस रिवाइज कर लूंगा। व्हाट अबाउट अदर जो सारे हैं, जैसे फिजिकल और ह्यूमन और इंडियन, वो भी आपके नोट्स पे पूरा रिलाई करके हम जा सकते हैं क्या? हाँ, देखो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं सारे आपको, वो भी तो हमारे नोट्स में ही मिलेंगे ना पूरे। अगर जैसे कोई स्टूडेंट है जी जी जिसने अभी नहीं पढ़ा, नोट्स भी ले रखे हैं हमारे, स्टिल उसने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो नोट्स में भी ये स्पेसिफिक जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं, बिल्कुल मैंने मतलब इतना डिटेल में ना सच में कोई नहीं बताएगा कि मैंने एक एक चीज़ बता रखी है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर याद कर लो, इनका ये याद कर लो, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। तो नोट्स में अगर पूरे नोट्स नहीं भी पढ़े हैं तो ये चीज़ें तो ज़रूर कर लो। ओके मैम। वही बाकी की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं ये करूँगा, वो ओपन करके रखो ना प्रेजेंटेशन अपना, कोई किसी का अगर कुछ क्वेरी होगी तो पूछ सकता है उसमें से। बाकी की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, बट दीज टॉपिक्स आर दोस्त जिसके लिए आपको फोमो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, बट ये मिस नहीं कर सकते इन्हें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आती रहती हैं पेपर्स में। इसमें किसी को कुछ क्वेरी हो तो कोई पूछ सकता है। एक बार बायोज्योग्राफी का कुछ बताओ, बोलते कर सके उसमें। जैसे बायोज्योग्राफी है, इसमें हमें देखना है इकोलॉजिकल निश क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब जस्ट एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल्स देखने हैं हमें कि फूड चेन में क्या क्या लेवल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, इनके बारे में पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल वेब, ठीक है, क्या होती है, बस ये पता होना चाहिए। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस जितने हुए उनमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हुई, क्या नाम था और उसका पर्पस क्या था। और कुछ जैसे इकोसिस्टम, बायोम, हैबिटेट, निश, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल पिरामिड में हमें पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास,
एनर्जी, ये तीनों करने हैं कि लाइक इसमें इन्वर्टेड होता है या कैसा होता है, या फिर ये वाला जो पिरामिड ऑफ नंबर्स हैं ये कहाँ पे होता है अप्लाई, किस में इन्वर्टेड होता है किस में सही होता है, ये हमें देखना है। और SDGs देखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 17 है वो पूरा देखना है। और फिर प्लांट टाइप, जैसे कि इसमें भी जैसे कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स क्या होते हैं, मीसोफाइट्स क्या होते हैं, मतलब इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं पूछते, बस ये कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो इसमें आप इतना बायोज्योग्राफी में इतना पढ़ लेंगे तो ये इनफ है। Okay, this is minimum, not enough. Thank you. हाँ कह सकते हैं, बट अगर जिसने कुछ नहीं हाँ, पढ़ा तो अभी के लिए उसके इनफ लिए कहना ज़्यादा हाँ, मैं मतलब वही कह रहा हूँ कि इनफ कहना बेटर नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट अ बेटर वर्ड, बट हाँ मिनिमम कहना ज़्यादा बेटर है। ये मिनिमम है, इतना तो करना चाहिए। अब किसी की कुछ क्वेरी हो तो हम करते हैं, बाकी की तरह क्लोज करते हैं सेशन अपना। और किसी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए आप। सर डिफिकल्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं लग रहा, बिकॉज इतना इजी, मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट मेन जो है समझने, सारे कॉन्सेप्ट समझ तो आ रहे हैं मल्टीपल रीडिंग के बाद भी और प्रैक्टिस के बाद, बस वही है कि इतना कुछ है कि रिटेन करना मुश्किल हो रहा है दिमाग में, इंफॉर्मेशन वगैरह इतना ज्यादा है, और सिलेबस टू बी ऑनेस्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है इंफॉर्मेशन सब याद रखने में। वो तो थोड़ा बड़ा तो सिलेबस है क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तभी याद होती हैं। और PYQs मोक्स इसीलिए सॉल्व करते हैं सो दैट हम फिल्टर आउट कर सकें इतने बड़े सिलेबस में से। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो लिख के दी हैं, देखा जाए फिजिकल ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, बट उसमें मैंने आपको ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट लिख के दी है कि इसमें ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये सब मैंने कैसे फ़िल्टर आउट किया, PYQs पढ़े, बहुत ज़्यादा रिवीजन किया, पूछा गया कि क्या क्या पूछते हैं PYQs में, क्या ज़्यादा पूछा गया है, उस बेसिस पे मैंने ये लिस्ट तैयार करी। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये पेपर सॉल्व किया था तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही थी, कुछ चीज़ें थी जो कभी कभी आ जा रही थी, बट ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो यही हमारा जो फ़िल्टर आउट करने का तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व, तभी हमें वो चीज़ पता लगेगी। हाँ देखो, सिलेबस को ना फिल्टर आउट करना है, फिर वो केस को तो करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब अभी एक साल पहले, 6 महीने पहले तो सिलेबस और बड़ा होता है, पूरी बुक्स हम लोग पढ़ने बैठते हैं, बट अभी टाइम हमारा क्या है कि नोट्स पढ़ने पड़े, या फिर नोट्स को भी और शॉर्ट करें। तो ये सब चीज़ें, नॉलेज ओवरलोड जो हमारा हो रखा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, वो तरीके ढूंढने हैं। मैम मुझे थ्योरीज से रिलेटेड पूछना था कि थ्योरीज में उनका ईयर भी याद रखना है कि कौन से एग्जैक्ट ईयर में थे, या फिर सिर्फ थ्योरी और किसने दी है वही। याद कर सकते हो तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, मुझे याद नहीं होती है, मैंने छोड़ रखी है मुझे नहीं याद होता है। ओके। He is missing that person. हाँ दी, हाय भैया। Hi. हेलो। सपना। मुझे पूछना था लाइक आपने जो बताया सारे डॉट्स तो खत्म हो गए जो थे पूरा सेशन में मैंने देखा, बट द प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक मार्क्स, जैसे आपने बोला कि रिवाइज करो वो टाइम डिक्रीज करेगा, एंड जैसा मैंने पिछली बार बोला था आपसे कि बहुत टाइम लग रहा है रिवाइज करने में, बट कांस्टेंट करने पे वो टाइम रिड्यूस हो गया, एंड मार्क्स भी अब अच्छे हैं पहले से, बट अभी और इंक्रीज करना है। दैट्स सो गुड, अच्छा क्या लगा सुन करें, के बीच कि में आपने 3 वो दिन का चीज़ें गैप है। इम्प्लीमेंट किया तो वो हेल्प किया आपको। अब ये 3 दिन कैसे मैनेज करें ये बताइए। 3 दिन? 3 दिन क्यों? मतलब होली का। अच्छा होली एंजॉय करो, कोई टेंशन, इतना प्रेशर मत लो यार तुम लोग, और अच्छे से एंजॉय करो होली होली वगैरह। 3 दिन एंजॉय करनी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसे अभी 3-4 तो ऐसे होली ही रहेगा, एंड एक दिन ऐसे आने जाने में चला जाएगा।
अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, होली के कोई ऊपर जो दिक्कत प्रेशर नहीं थोड़ा है, साइड में होली करो, एंजॉय कुछ करो, कुछ टाइम के लिए शाम और को अच्छे से वापस एंजॉय से करो। पढ़ने बैठ जाओ। नहीं नहीं, शाम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन पढ़ना। भाई मुझे तो सुकून नहीं मिलता था, कोई फेस्टिवल होता था तो मैं तो रात को पढ़ने बैठ जाती थी। तो मतलब आपको अगर लगता है कल पढ़ लोगे तो कल पढ़ लेना, बट इतना प्रेशर लेके नहीं करो कि कुछ एंजॉय ही नहीं करना है, छोड़ देना है। सुन लो आराम से, जो हम्म। एंजॉय करते हो चीज़ों को चलो। जो हम सोचते हैं नॉर्मली, जो एक माइंड सेट होता है ना स्टूडेंट का कि नहीं हम बाद में एंजॉय कर लेंगे, अभी हमें पढ़ना है, अभी ये करना है, वो माइंड सेट मुझे लगता है ना आज के समय के लोगों को बाद छोड़ना में चाहिए। चाय ठंडी हो जाती है। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो ठीक है, जब चाय गर्म हो तो पी लो। दीदी बाद में सिलेबस ऐसे ही रह जाता है। हाँ, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है ना, मतलब तुम एक आधे घंटे ही पढ़ो ना डेली, बट उसको डेली का रखो। तो वो मैटर कंसिस्टेंसी करता है, बहुत बाकी इम्पोर्टेंट है। एक दिन में सब कर लो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेशर अगर प्रेशर नहीं सुकून बिल्डअप मिल होता रहा है, है तो प्रेशर खोल एकदम के नहीं थोड़ा आता। बहुत देर बैठ जाओ बुक, अगर लग रहा है कि छूट रहा है थोड़ी बहुत देर पढ़ लोगे तो सुकून मिल जाएगा। मैं तो प्रेशर ना बिल्डअप होता है, प्रेशर एकदम नहीं बनता है। प्रेशर बहुत टाइम का बिल्डअप होते 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 वो बड़ा होता है। ऐसे कहते हैं ना कि जो काम नहीं करता है उसको ज़्यादा प्रेशर होता है, जो काम करता रहता है उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। स्ट्रेस हमेशा ना काम सही है। ना करने वाले को होता है, काम करने वाले को भी स्ट्रेस नहीं होता। मैं एम ए एक चीज पूछ रहा था हमको कि ज्यादा नेशनल हाईवे और पार्क्स वगैरह भी पूछता है क्या, जो बर्ड सेंचुरी वगैरह जैसे हो गया मतलब। हाँ, नेशनल हाईवेज में पूछते हैं बट ज़्यादातर ना क्वाड्रिलेटरल जो है यही है ना। वही है, उसको थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, और नेशनल जो वाटरवेज हैं उसमें देख लेना 1 2 3 4 ऐसे करके, वो ज़्यादा नहीं है, वो देख लेना। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। ओके ठीक है, थैंक यू। जो नेशनल पार्क्स हैं, हाँ, बर्ड सेंचुरी वगैरह ये सब चीजें, बर्ड बट सेंचुरी वगैरह जो है। बट सेंचुरी वगैरह PYQ में थोड़ा बहुत अगर एक आध बार पूछा है तो वो कर लेना, अदरवाइज नहीं करना। पीवाईक्यू में तो उतना नहीं मिला है, लेकिन ये जो हम लोग कर रहे हैं जैसे हम्म। नेट जेआरएफ वाला, तो उसमें तो मिल रहा है। हाँ, वही तो, PYQs में नहीं है कोई चीज़, UGC नेट में काफ़ी थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं, वही बात है। तो मैं UGC नेट के जो PYQ हैं उसमें जो पूछे गए हैं वो कर लो, क्योंकि पता है ये लोग क्या करते हैं। CUET PG के क्वेश्चन उठा के समटाइम्स वो UGC नेट में देते हैं, UGC नेट के क्वेश्चन उठा के समटाइम्स वो CUET PG में देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते हैं, सब कुछ एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे में मिला रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस का, नए भी बनते हैं बट बहुत सारे एक दूसरे से ही उठाते हैं। तो अगर जो चीज़ कभी अगर CUET PG में या UGC नेट में पूछा हुआ है तो चांसेस है कि UGC नेट वाला CUET PG में पूछ लेंगे। तो इसलिए अगर वो UGC नेट में दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस, आप जैसे बोल रहे हो नेचुरल बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क्स वगैरह, तो जो उसमें दिए हुए हैं वो वाले याद कर लो, जो PYQ, बस PYQ के बेसिस पे। अगर मैंने कहीं इनमें इस वाली जो PDF है इसमें कहीं लिखा हो PYQ बेस्ड, तो इसका मतलब ये है कि UGC नेट में भी जो PYQ में पूछे हो वो हमें प्रिपेयर करना है। यूजीसी नेट में मैंने पूछा हुआ है। हाँ, तो UGC नेट वाले वो प्रिपेयर करने हैं अगर UGC नेट में पूछे, क्योंकि वो लोग UGC नेट वाले CUET PG में कर देते हैं रिपीट। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैम, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं ना पढ़ना उसमें कुछ। पर ज्योग्राफी का सिलेबस में किसी मेंशन नहीं है, वो सिलेबस में मेंशन है ना, वही को नहीं पढ़नी है। तो ऐसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है, सही पढ़ लो उसमें। तो किसी ने पूछा क्वेश्चन की एयरपोर्ट की सीक्वेंस, तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो वैसे फिल्टर आउट करेंगे हम लोग। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी का ऊपर स्क्रॉल करिएगा मुझे, थोड़ा सा देखना है क्या आप बोल रहे थे? जियोमॉर्फोलॉजी वाला। एक मिनट। मैं कहता हूँ थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी वाला स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर देखना है कुछ। ये वाला PDF भेजेंगे ना? हाँ हाँ, ये हम भेजेंगे, ये रहा जियोमॉर्फोलॉजी। दीदी मैं पूछ रही थी ना कि मतलब हमारे जो लेक्चर्स के क्लास PPT है वो मतलब मैंने नोट
गया तो क्लास पीपीटी और मॉक एनालिसिस के साथ कर लूं और ये इम्पोर्टेंट लाइक टॉपिक्स वगैरह कर लो तो हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पीपीटीज से कर लो और मॉक्स करो, पीवाईक्यूज करो, हो जाएगा। बुक्स से ही बनाया हुआ है सारा जो नोट्स है, इवन एक बुक से नहीं, बहुत जो मल्टीपल बुक्स हैं, कोई टॉपिक इस बुक में नहीं है तो दूसरी बुक से उठा के, मतलब वो सारा कुछ उसमें कवर किया गया है, तो वो इनफ है, मतलब उससे कर लो हो जाएगा। बस ये कि अच्छे से जो दिया हुआ है उसको अच्छे से ज़रूर करें। लेकिन और स्क्रॉल करना है क्या ये ऊपर? अन्य दीदी बस मेरे को ना एक चीज आप बता दीजिए कि लैंड फॉर्म वाले में क्या क्या पढ़ना था, एक बार आप बता दीजिए। ये वाला? मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसमें? हाँ मैंने बताया, जैसे कि अगर अभी तक आपने पढ़ लिया कि कौन सी लैंड फॉर्म कैसे बनती है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये चीज़ें पढ़ ली थी अभी तक तो अच्छी बात है, बट अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो सिर्फ देख लीजिए कि जैसे रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिवर की इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स कौन सी हैं। हम अगर ग्लेशियर्स की पढ़ रहे हैं तो ग्लेशियर्स की इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कौन सी है, बस इतना ही पढ़ लीजिए, कौन सी इरोजनल है, कौन सी डिपोजिशनल है और कौन सा इसको एजेंट बनाता है, बस इतना। ओके जी। मैचिंग में आ जाता है ये, या फिर कि इसमें से ये कौन सी लैंड फॉर्म है, मतलब ग्लेशियर है कि एओलिन है, कैसी है, बस ऐसे आ जाता है और कुछ नहीं आता। ये एक बार से ओशियनोग्राफी पे स्क्रॉल कर दीजिए ना। ये कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हो, अदरवाइज लिस्ट तो ये हम भेज ही देंगे आपको। और तो कुछ नहीं दी, बस वही फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करने का मैंने ओशियन से ही सोचा था। तो कल मैंने जब लेक्चर खोला ना तो उसमें मतलब आपने ऐसा बोला हुआ था कि मैंने जो मतलब भेज रखा है लिस्ट उसमें से देख लेना। कुछ थियोरीज थी, शायद फॉर्मेशन थ्योरीज थी कॉन्टिनेंटल सेल्स वगैरह की। तो वही फिर मैं गई तो वहां पे कुछ था नहीं, तो मैं बोलने वाली आपको थी। शायद बाद में, वही प्रॉब्लम है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को बाद में ऐड किया है व्हाट्सएप पे, यही दिक्कत होती है कि अगर वो भेजने के बाद किसी नए स्टूडेंट को ऐड करो तो उसे नहीं मिलता है, तो अब फिर से हम भेज देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से भेज देंगे। ओके। टेलीग्राम पे ये इशू नहीं होता है, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट भेजो रह जाता है, बट यहाँ पर दिक्कत होती है व्हाट्सएप पे। बट मुझे टेलीग्राम उतना मैनेजेबल लगता नहीं है पर्सनली, इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ही रख रखा है ग्रुप वगैरह। टेलीग्राम तो मुझे फ्री ऑफ लगता है, वो ग्रुप में जब भी खोलता हूँ तो मुझे मतलब मुझे तो टेलीग्राम खोलने का ही मन नहीं करता। डर लगता है कभी कभार से। हाँ भाई, तो कुछ भी भेजते हैं, कोई भी लिंक भेजते हैं, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे, तो किसको डिलीट करो, बैन करो। यही करते हो जाता है हमेशा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि किसी को बैन करो, किसी के मैसेजेस कोई लड़ भेजे रहा वो है डिलीट दूसरे से, करो, सब बोल रहा है, लड़ाई कर रहे मैसेज कर रहा हैं है, सर ये बोल रहा है, ऐसे मुझे मैसेज कर रहा है बस मेरे भाई, मैं पंचायत कि थोड़ी कर रहा हूँ। पर्सनली मैसेज करके बोलेंगे इसको बैन करो, ये मुझे ऐसे बोल रहा है, इसको ये देखो, इसको डांटो, इसको बोलो। भाई तो मैं तो टेलीग्राम मैंने कब से खोला ही नहीं है। ठीक है, आई गेस हमने जो बताना था हमने बता दिया है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आई गेस 1.5 घंटा हो चुका है। दीदी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो डाटा है वो मतलब रीसेंट, कितना रीसेंट करना है? जैसे मेरे नोट्स हैं ग्रेजुएशन के, तो उसमें मैंने डेटा यूज किया था 2023 और 24 का, तो अभी मुझे रीसेंट डेटा भी देखना पड़ेगा 2025-26 का, या उसी से काम चल सकता है? हाँ, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफाई करोगे कि किस चीज़ के लिए पर्सनली बेसिकली पूछने जा रहे हो? कुछ स्पेसिफाई कर दो कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलूँ, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी ऐसे बहुत बड़ी है। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा है, फिश प्रोडक्शन का डेटा है। तो ये वाली चीज़ ना मेंशन कर चुके हैं सर, अभी मेंशन कर चुके हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, जैसे कि वो क्या है, हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। जैसे किसी चीज़ में अगर कोई लीड कर रहा है किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो वो इसमें वो नहीं आना है, करेंट अफेयर से भी इसमें भी नहीं आता, मतलब उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ना वो स्टैटिक ही आते हैं। जैसे फिश प्रोडक्ट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर कौन है, तो वो कंट्री
मतलब है, वो उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि हाँ लास्ट ईयर चेंज हो गया तो उन्होंने क्वेश्चन को पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली, वो स्टैटिक क्वेश्चन ही होते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। अब जैसे वीट प्रोड्यूसर इंडिया में अगर पूछोगे तो स्टेट कौन सी है, तो सबसे ऊपर आएगा यूपी या फिर पंजाब आएगा उसके बाद। तो ये चीज़ें ये स्टेटिक है, अब चेंज नहीं हुआ कई सालों से ये चीज़, जब तक कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट ना हो जाए। तो उसमें भी करंट अफेयर से नहीं आना है। इकोनॉमी अगर करंट अफेयर अगर देखोगे तो इकोनॉमिक भी बहुत बड़ा हो जाएगा फिर करंट अफेयर के लिए। तो हर एक पॉइंट के लिए आपको देखना पड़ेगा करेंटली कौन लीड कर रहा है उसमें, कौन नहीं कर रहा है। तो जो ऑलरेडी जो है ना बुक में नोट्स में वो भी है, मतलब करेंट ही कह सकते हो। और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है किसी का? आई गेस डाउट ख़त्म हो गए, हम लोग ख़त्म करते हैं फिर मीटिंग। ठीक है, मीटिंग को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी अभी ये रिकॉर्डिंग हो गई है वीडियो की, तो हम इसको ऐप पे डाल देंगे, और ये जो PDF है ये भी भेज देंगे। मैं शाम तक, मतलब शाम हो ही गई है, रात तक भेज दूंगी। हाँ, और वो भेज देना फाइल एक बार जरा देख लेना रिव्यू करके, वो रिव्यू करके वो भी रीसेंड कर दूंगी मैं। जो भी चीज़ें भेजी हुई हैं ग्रुप में वो चीज़ें रीसेंड कर देंगे, क्योंकि वो नए बच्चे ऐड होते हैं तो उन्हें मिलते नहीं, तो सब चीज़ रीसेंड कर देंगे एक बार। हाँ, सही रहेगा। ओके, सो थैंक यू ऑल द एवरीवन। बेस्ट आप सभी को, और अच्छा कर रहे हो आप लोग, जो अगर स्पोर्ट्स जितना भी आप कर रहे हो, अभी जो टाइम आने वाला है 15-20 दिन काफ़ी क्रूशियल, 15-20 दिन को नहीं 15 दिन है, तो ये बहुत ही क्रूशियल है। और इसमें बहुत ये FLT 7 मैं कर दूंगी, कल दोपहर तक की अपलोड कर दूंगी मैं। इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं पेपर। हाँ, ये चीज़ हमें बोलने के लिए थी कि हाँ थोड़ा कुछ इश्यूज़ की वजह से चीज़ें डिले हो गई हैं इस बार, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं हमें, क्योंकि हमने अभी पहले, मतलब ये पहली बार अभी ये जो है हम पूरा ऐप पे सब कुछ लाए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किलें हुई हैं हमें। पहले हमारा फॉर्मेट और कुछ था, हम और कहीं से मैनेज कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रॉमिस कर रखा है, जैसे कि10 PYQ डालने हैं मुझे, बट मुझे टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है, कुछ और काम मुझे इतने आ गए हैं कि मैं PYQ को डाल पाऊँ। एक PYQ कम से कम 2 दिन लगते हैं करने में, काम करने में उसमें। मैं बट करूँगा कोशिश, जितनी कर सकता हूँ उतनी करूँगा, बाकी से अगर नहीं हो पाए तो PDF भेज दूँगा मैं करने को। और CUT के साथ सब लोग, हाँ जामिया के लिए भी अच्छे से फोकस करना बता रही हूँ मैं, क्योंकि जामिया के बारे में शायद सबको आइडिया नहीं है, तो CUT के बाद जो जामिया में अवेलेबल है वो सब लोग करना। और हाँ, हैप्पी होली एवरीवन, मैं भूल गई थी। हैप्पी होली भाई सभी को। एंजॉय करना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। एंजॉय करो, पढ़ाई के साथ में तो एंजॉय भी होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, और करते हैं हम लोग, एंड करते हैं यहाँ पे मीटिंग। हाँ, एंड करते हैं, बाकी है ना, आप लोग लीव कर सकते हो। वंस अगेन हैप्पी होली, और ठीक है, बाय, हैप्पी होली। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।